सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कल का और फिर उसके बाद हम क्विकली अपने आज के टॉपिक्स की तरफ चल पड़ेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्क्स के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कपलर्स और स्प्लिटर्स हैं और इन्हीं के साथ कंबाइनर्स आ जाते हैं। और ये हमने कल बात की थी कि स्प्लिटर्स और कंबाइनर्स जो हैं वो रेसिप्रोकल डिवाइसेस हैं। रेसिप्रोकल डिवाइस होने का मतलब ये है कि अगर एक तरफ से एक सिग्नल आके वो स्प्लिट हो रहा है और हम इस कंपोनेंट को हम स्प्लिटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको फ्लिप साइड की तरफ कन्वर्सली हम इसको कंबाइनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मल्टीपल इनपुट्स लें तो वो सारी कंबाइन होके एक आउटपुट पे भी हम ले सकते हैं। फिर एक चीज़ हमने डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था कि ये मल्टीप्लेक्सर क्या है और डीमल्टीप्लेक्सर। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली वेवलेंथ वीएन मल्टीप्लेक्सिंग से आ रहा है कि मल्टीपल वेवलेंथ्स आप एक वक्त में इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर डाल सकते हैं और आउटपुट के ऊपर जो आपके पास सिग्नल आएगा उसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स होंगी। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो DWDM डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप 1550 नैनोमीटर की रेंज लेते हैं और उसके इर्द गिर्द 1 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर के फासले से एक और सिग्नल जो है वो आप भेज देते हैं। यानी कि अगर आप 1550 नैनोमीटर के ऊपर एक सिग्नल जो पहले भेजा करते थे वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का था, तो एक और सिग्नल जो उससे कुछ फासले के ऊपर आप उसको ऐड कर रहे हैं वो एक और 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का सिग्नल है और उससे कुछ फासले पे एक और 10। इस तरह यू कैन ऐड 200 सच सिग्नल्स ऑन अ सिंगल फाइबर। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आप 200 सिग्नल्स भेज दें, 200 सिग्नल्स। इस चीज़ को ज़रा समझने और अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए जो ये मैं बता रहा हूँ कि एक फाइबर है और उसके ऊपर आप एक SDH का फ्रेम नहीं भेज रहे। SDH का फ्रेम क्या है, इसके ऊपर जिन लोगों ने TSC का कोर्स पढ़ा है उन्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए एक मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में डाटा कम्युनिकेशन के फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल E1 जो कि PCM में आप पढ़ चुके हैं, E1 हो गया, T1 हो गया, DS1, DS1C, ये मुख्तलिफ डाटा रेट्स हैं। E1 कितना होता है 2.048 Mbps। इसी तरह T1 के अंदर क्या होता है 1.544 Mbps। इसी तरह आप DS1C, DS2, DS3 जो कि 45 Mbps के बराबर होता है। इस तरह E3 जो है दैट इज़ 35 Mbps अप्रॉक्सीमेटली। तो इन सब को आप कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं एक ऑप्टिकल फॉर्मेट के अंदर और आप ऑप्टिकल फॉर्मेट के अंदर उसकी जो स्टैंडर्ड बिट रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 155 Mbps, 622 Mbps, 2.5 गीगाबिट्स पर सेकंड एंड 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, इसमें आप उसको कंबाइन करके एक फाइबर के ऊपर ऑप्टिकल फॉर्मेट के अंदर एक सिग्नल बना लेते हैं। यानी कि इन तमाम इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के जो सिग्नल्स में जो कि आपको मुख्तलिफ डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स से आ रहे होते हैं, यानी कि किसी राउटर वगैरह से आ रहे होते हैं या फिर एक एक्सचेंज में से आ रहे होते हैं, E1s फॉर एग्जांपल। तो इन सब को ये जो SDH और सोनेट की बात कर रहा हूँ, SDH और सोनेट क्या काम करते हैं, इनको मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। मल्टीप्लेक्स करके अपना एक ऑप्टिकल फॉर्मेट बना देते हैं, हायर डाटा रेट बना देते हैं, which might be 155 Mbps, 622 Mbps, 2.5 गीगाबिट्स पर सेकेंड और 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इस तरीके से ये एक फॉर्मेट बन जाता है। अब असूलन तो हमें ये एक बात समझ में आती है
कि ठीक है आपके पास एक 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का एक सिग्नल बन के एसडीएच ने आपको पकड़ा दिया। अब क्या आप इसको उठा के एक फाइबर पे डालेंगे और आप इसको ले जाएंगे? ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपको ये चीज़ अलाउ करती है कि आप इस तरह के बहुत सारे और सिग्नल्स भेज दें। एक सिग्नल को अगर आप 15 नैनोमीटर के ऊपर भेज रहे हैं तो अगला सिग्नल वो 52 पे भेज दें, 1555 पे भेज दें, 1554 पे भेज दें, 1556 पे भेज दें। इस तरह से आप उसको थोड़ा थोड़ा गैप देके आप सिग्नल्स को भेज सकते हैं। इस तरह से यानी कि अब आप एक 10 गीगाबिट्स पर सेकंड नहीं भेज रहे, आप 200 10 गीगाबिट्स पर सेकंड भेज रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना डाटा रेट इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, तो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, और वो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का है, उसको भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। फिर बात हमने की थी आइसोलेटर्स की। आइसोलेटर्स क्या चीज़ है? ये एक इस तरह की डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसमें लाइट एक साइड से तो गुजर जाती है, दूसरी साइड से नहीं आ सकती। इसकी अहमियत क्या है, इसको ज़रूरत क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में आज पढ़ें। फिर अटेन्यूएटर्स की बात आ जाती है। अटेन्यूएटर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई? हमें जब आपने ये बात की कि सिग्नल है और सिग्नल की एक पावर होती है और जैसे जैसे सिग्नल ट्रैवल करता है ओवर द लाइन, उसकी पावर कम होती चली जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ अटेन्यूएशंस वैसे ही आती जाती हैं, उसकी लेंथ की वजह से अटेन्यूएशंस हैं, उसके अंदर जितने स्प्लाइसेस लगते हैं उनकी वजह से इसके अंदर अटेन्यूएशन है। वो जितने वहाँ पे कनेक्टर्स लग रहे हैं, हर कनेक्टर एक पर्टिकुलर अटेन्यूएशन उसके अंदर प्रोवाइड करता है। अब जब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, तो अब आपको अलहदा से अटेन्यूएटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अटेन्यूएटर्स की ज़रूरत तब पड़ती है कि कई दफ़ा हो सकता है कि आपका सोर्स इतना पावरफुल हो और डिस्टेंस इतना ज़्यादा ना हो कि सिग्नल उतना अटेन्यूएट हो और रिसीवर तक जो सिग्नल पहुंच रहा है वो काफ़ी हाई पावर्ड है। जिस तरह एक रिसीवर की सेंसिटिविटी है लोअर पावर की, कि फॉर एग्जांपल -23 dB से कम का सिग्नल आएगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा या उसको जज नहीं कर पाएगा रिसीवर। इसी तरह हायर लेवल के ऊपर भी उसकी एक लिमिट है कि अगर उससे ज़्यादा पावर उस तक पहुंचेगी तो वो इट वुड ड्राइव द रिसीवर इनटू अ नॉन लीनियर रीजन, और वहाँ पर वो उसको सही वैल्यू को वो इवेल्युएट मेजर नहीं कर पाएगा, और लगातार अगर कोई 1 है तो 1 का 1 ही आता चला जाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इस तरह उसके अंदर एरर्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अटेन्यूएटर्स की ज़रूरत होती है। अटेन्यूएटर जैसे कि नाम के साथ जाहिर है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अटेन्यूएशन को इस लिंक के अंदर डाल देता है। यानी आप अपने जहन से या आप उसको कैलकुलेट करके कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ अटेन्यूएशन इस लिंक के अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि सिग्नल दूसरे एंड के ऊपर ज़रा लोअर पावर का होके पहुंचे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ना सबसे पहले तो कपलर्स और स्प्लिटर्स की बात हमने कल की थी कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लाइट फ्रॉम अ मेन फाइबर इनटू वन और मोर ब्रांच फाइबर्स। ठीक है, उसकी डायग्राम ये हमने कल डिस्कस की थी, और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ इसके टाइप्स जो हैं उनको भी हमने देखा था। कि स्प्लिटर है, एक सिग्नल मल्टीपल सिग्नल, एक सिग्नल आ रहा है उसको दो जगहों पर कॉपी कर दिया, जो बिल्कुल टॉप के ऊपर एक स्प्लिटर बनाया हुआ है, उसमें क्या होगा। सेकंड नंबर पे एक कंबाइनर है।
कंबाइनर में दो जगहों से सिग्नल्स आ रहे हैं और वो आके कंबाइन होके एक लाइन या एक फाइबर के ऊपर जाना शुरू हो गया। फिर आ जाता है कपलर। ये वो कपलर है जिसके बारे में कल हमने और ज़्यादा डिटेल में बात की थी और इसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को हमने कैलकुलेट किया था, इंक्लूडिंग एक्सेस लॉस और क्रॉस टॉक और इस तरह की 4 हमने टर्म्स हमने डिफाइन की थी। वो कपलर्स के ऊपर किया था। उसमें जैसे इसको एक दफ़ा डायग्राम को देख लीजिए, 1 और 2 जो हैं ये इनपुट पोर्ट्स हैं, 3 और 4 इसकी आउटपुट पोर्ट्स हैं। इस तरह m और n इनपुट्स हों और n आउटपुट्स हों तो इसको हम स्टार कपलर बोलेंगे। फिर वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सर, जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, DWDM के टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टीपल वेवलेंथ्स जो हैं, वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सर उठाकर एक फाइबर के ऊपर डाल देता है। इसी तरह जो डी मल्टीप्लेक्सर है जो कि एंड के ऊपर दिखा रहे हैं, इसके ऊपर अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स आ रही हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो फाइबर्स जा रही हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को भेज देगा। टू बाय टू कपलर जो कि लास्ट स्लाइड में देखा है, ये देखिए ऊपर से तीसरे नंबर के ऊपर, ठीक है, जिसको बी डायग्राम शो किया हुआ है। दिस इज अ कपलर और ये दिस इज अ 2x2 कपलर बेसिकली। इसके बारे में हमने बीच में हम दो फाइबर्स ली, बीच में उनको फ्यूज कर दिया और इस तरह से हमारे पास फ्यूज्ड फाइबर कपलर्स बन गए। इसको हीट अप किया सेंटर में और इस तरह से ये प्रोसेस हमने देख लिया। अब कितनी आउटपुट पोर्ट 3 पर जाएगी और कितनी पावर आउटपुट पोर्ट 4 पर जाएगी, यानी कि दूसरी आउटपुट पोर्ट के ऊपर जाएगी। इसको डिटरमिन किया जा सकता है, इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। और जब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट 3 के ऊपर जो है इनपुट पावर की एक फ्रैक्शन अल्फ़ा आउटपुट करेगी, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा उसकी फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह 1 माइनस अल्फ़ा फिर आउटपुट पोर्ट 2 यानी कि पोर्ट 4 जो है उसके ऊपर होगी। ये अल्फ़ा जो है ये कपलिंग रेशो कहलाती है, ठीक है। इसमें जो लेंथ ऑफ द कपलिंग है उसकी बड़ी अहमियत है कि कितनी ज़्यादा लंबी आपने वो उसको ट्विस्ट करके उसको हीट अप करके आपने कपलिंग लेंथ अचीव की। अच्छा, अब इनपुट के ऊपर आपके पास फाइबर्स और वेवगाइड्स हैं, उनके ऊपर इनपुट्स आ रही हैं। ये यहाँ पर आपको इस कपलर के अंदर 2 इनपुट्स बताई हुई हैं और 2 आउटपुट्स बताई हुई हैं। इसमें अल्फ़ा आपने डिज़ाइन कर लिया कि एक पार्ट के ऊपर एक जा रही है, दूसरे के ऊपर दूसरी जा रही है। इसी तरह हमने बताया था कि 3 dB कपलर होता है that can distribute an input signal equally among 2 output ports, ठीक है। अब उसके लिए how is it done? वो इस तरह के if the coupling length L is adjusted such that half the power from each input appears at each output, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो है ना, ये 3 dB से आपको याद आएगा कि 3 dB हम तब कहते हैं जब पावर हाफ हो जाती है, ठीक है। 3 dB तब हम कहते हैं जब पावर हाफ हो जाती है। तो ये ऐसा ही कपलर है जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल की पावर को हाफ डिवाइड कर देता है दोनों पोर्ट्स के ऊपर। ये वाली हमने एग्जांपल 1/4 स्प्लिटर की दी थी, फिर 1/2 स्प्लिटर्स को इकट्ठा करके 1/8 स्प्लिटर बनाया। यहाँ पर
1 इनपुट पोर्ट है और m आउटपुट पोर्ट्स हैं, इसी तरह n इनपुट पोर्ट्स हैं और 1 आउटपुट पोर्ट है, इसको किस तरह से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिकली कपलर किस शेप का होता है, 2x2 का, ठीक है। ये कपलर जो है ये 1310 नैनोमीटर के ट्रांसपेरेंट विंडो पे भी काम करता है और 1550 नैनोमीटर्स के ऊपर भी काम करता है। यहाँ पर आपको Y कपलर्स की डायग्राम्स नज़र आ रही हैं जिसमें 1/2 कपलर्स को इस्तेमाल किया और इनकी कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके 1/8 का कपलर हमने अचीव कर लिया। स्प्लिटिंग रेशो जो है यानी कि पावर को किस तरह से स्प्लिट करता है दो आउटपुट पोर्ट्स के अंदर, ये जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी डाल दी जाती है, दोज आर कॉल्ड द टी कपलर्स, ठीक है। टी कपलर्स में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या इस तरह का बना हुआ टी कपलर आप ले सकते हैं जिस पे आउटपुट्स जो हैं वो 50-50 हैं या फिर 90-10 है या 95-5% है या 99-1%। इसमें कोई भी कस्टम वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वो कपलर्स के उन 4 पैरामीटर्स के ऊपर जिसको कि हम डिस्कस कर रहे थे। पहला पैरामीटर क्या था, एक्सेस लॉस। एक्सेस लॉस क्या था, दैट वाज द रेशियो ऑफ द इनपुट पावर टू द टोटल आउटपुट पावर। टोटल आउटपुट पावर P3 प्लस P4n, जो पोर्ट नंबर 3 पर आउट हो रही है और पोर्ट नंबर 4 पर आउट हो रही है, बिकॉज यही दोनों आउटपुट पोर्ट्स हैं। P1 जो है दैट इज द इनपुट पावर, ठीक है। इंसर्शन लॉस, इसमें क्या है कि आप रेशियो बताते हैं द लॉस ऑब्टेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पोर्ट टू इन द ऑप्टिकल पाथ। फॉर एग्जांपल P1 तो इनपुट है, अगर P4 के ऊपर इंसर्शन लॉस कितना है, इसी तरह P3 के ऊपर इंसर्शन लॉस कितना है, ठीक है। आप इंसर्शन लॉस को P4 के लिए 10 log to the base 10 of P1 over P4 आप निकाल लेते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट था क्रॉस टॉक का कि जहाँ पर इनपुट हैं, एक इनपुट से हमने बेसिकली पावर दी है इनपुट पोर्ट से, तो दूसरी इनपुट पोर्ट के ऊपर ये वापस आ सकती है आगे से टकरा कर। And the ratio of the backscattered power received at the second input port to the input power, ठीक है। How would that be calculated? 10 log to the base 10 of P2 over P1. P2 जो है that is the one of the input ports, one of the 2 input ports, एक input port जिसके ऊपर actual power हम दे रहे हैं वो that is P1। P2 जो है वो आइडल था, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ पावर आगे से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। हमने ये देखना है कि यहाँ पर पावर कितनी वापस आई, जितनी पावर वापस आई है और इसकी रेशियो हम P1 के साथ लेंगे तो, और उसका when we take log to the base 10 of it and multiply it with 10, we get the crosstalk. ये 3 चीजें थी। चौथी चीज थी स्प्लिट रेशियो, कि आउटपुट के ऊपर देखें कि P3 के ऊपर कितनी पावर जा रही है और P4 के ऊपर जा रही कितनी जा रही है, और डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ही रखी है। आउटपुट कहाँ कहाँ आती है, P3 पे आती है और P4 पे आती है। ये एक परसेंटेज में आप इसको निकाल सकते हैं, P3 over P3 plus P4 multiplied by 100. This gives you a percentage in a percentage coupling ratio of one of the ports. P3 की coupling ratio इसमें है, P3 over P3 plus P4, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोलेटर्स की तरफ। ये अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया था ये था बेसिकली कपलर्स,
ठीक है। और कपलर्स में 2x2 कपलर्स को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने 4 पैरामीटर्स डिफाइन किए। कौन कौन से? एक्सेस लॉस और क्रॉस टॉक, स्प्लिट रेशियो और इंसर्शन लॉस। ठीक है, ये 4 हमने पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए और उनको डिफाइन किए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आइसोलेटर्स। आइसोलेटर को आप अभी मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम देता हूँ। आप मुझे ज़रा बताइए कि आइसोलेटर का इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विवेलेंट क्या होता है, या मैकेनिकल में या फ्लूइड डायनामिक्स में इसका कोई अल्टरनेटिव या उसका एनालॉगस कौन सा कंपोनेंट है उससे मिलता जुलता इस किस्म का एक्शन करने वाला। इसकी डेफिनेशन पहले देख लें, देन आंसर मी विद योर माइक्स ओपन। It allows transmission in one direction through it, but blocks all transmission in the other direction. ठीक है, and definitely it's not a reciprocal device. यानी कि इसको उल्टा करके भी अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो it won't work. Just like कि हमने combiners और splitters को इस्तेमाल कर लिया था reciprocally. Isolator is not a reciprocal device, but it allows transmission in one direction through it, but blocks all transmission in the other direction. अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी कंपोनेंट की एग्जांपल दें जो इस एक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली करता है। ये आइसोलेटर जो है ये ऑप्टिकल सिग्नल के साथ ये कर रहा है। Please open up your mics and answer this question. Which electronic component is similar to an isolator? Capacitor. Sir, diode. डायोड। ठीक है, क्योंकि डायोड क्या करता है, एक तरफ से अगर करंट आ रहा है तो वो उसके अंदर से गुजर जाएगा, दूसरी तरफ से आएगा तो वो उसको गुजरने नहीं देगा। यही करता है ना, सिंपल एक काम। तो डायोड इज सिमिलर टू एन आइसोलेटर। आप फ्लूइड डायनामिक्स में देखें, अगर आपने अपने घर का पानी का सिस्टम देखा होगा, उसके अंदर एक वैल्व होता है, वो वन वे वैल्व होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि आपका जो पानी आपके घर के अंदर दाखिल हो रहा है, शुरू में लगाया जाता है उसको कि वो जो पानी आ रहा है वो आ तो जाए लेकिन यहाँ से वापस मेन लाइन के अंदर ही ना चला जाए। ठीक है, तो एक वेल्व वहाँ पे भी होता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी आपको इस तरह की चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे वो गियर्स ऐसे होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में तो चल सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकते। ठीक है, फिर बहरहाल ये आई जस्ट वांटेड टू थिंक अ लिटिल बिट वाइडली अबाउट दिस थिंग कि आइसोलेटर ये काम कर रहा है कि एक तरफ से लाइट को आने देता है, दूसरी तरफ से नहीं आने देता। अच्छा, अब इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको तमाम ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स और जो सोर्सेज होते हैं ना, ख़ासतौर पर लेज़र्स, उनके सामने लगा दिया जाता है कि लाइट इनसे गुजर कर चली जाए। उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है कि कहीं पर भी लाइट इनसे गुजर कर जाएगी, आगे से कुछ ना कुछ लाइट का कंपोनेंट टकरा के वापस आएगा। वापस आने वाला जो कंपोनेंट है वो ताकि इसमें से गुजर ना पाए, और अगर इसमें से गुजर जाएगा तो वो वापस जाके जो सोर्स है उसके अंदर जाके ये उसके फोटॉन्स, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स जाके टकराएंगे। उससे ना सिर्फ ये कि इस कंपोनेंट की, इस सोर्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, उसके अंदर एरर्स जनरेट होंगे,
बल्कि वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इसलिए उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आइसोलेटर हर एम्पलीफायर के बाद और हर लेज़र सोर्स के बाद हम लगाते हैं, ठीक है। primarily to prevent back reflections from entering these devices, which would otherwise degrade their performance and might damage them also. Okay. Now, how does this isolator work? This is very interesting. इसमें एक forward path इस diagram में आपको नजर आ रहा है. Diagram, can you see the diagram right now? आपको डायग्राम नजर आ रही जी है? सर। ठीक है। अच्छा, अब एक आपको फॉरवर्ड पाथ नजर आ रहा है और एक आपको बैकवर्ड पाथ नजर आ रहा है। इसमें दो अदद पोलराइजर्स इस्तेमाल होते हैं और एक फैराडे क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। पोलराइजर का काम क्या है कि वो एक सर्टेन पोलराइजेशन वाली वेव को गुजरने दे। अगर उससे फर्क पोलराइजेशन वाली कोई वेव आ रही है तो वो उसको गुजरने ना दे। ये जो एक जंगला सा बना हुआ नजर आ रहा है आपको, पोलराइजर जो है, वो जब तक इसके पीछे ये ब्लू कलर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें, उस डायरेक्शन में वो पोलराइज्ड वेव नहीं आएगी, वो उसको उसमें गुजरने नहीं देगा। और जब उसकी पोलराइजेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि उसी एंगल की वेव इनपुट होगी, तो पोलराइजर उसको गुजरने देगा, ठीक है। पहले मैं आई वुड इनवाइट यू टू सी द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। वो बैक से स्टार्ट हो रहा है। इसके एरो को ज़रूर देख लीजिए। ये जो लाइन बीच में से आ रही ना लंबी सी, इसके एरो को देखें कि वो पीछे से यूं आगे फ्रंट की तरफ आ रही, आगे लिखा हुआ पास। वो किस तरह आ रही है कि पीछे से जो सिग्नल हमने वहाँ से भेजा है वो इस पोलराइजर से इस तरह भेजा है कि ये पूरा वर्टिकली पोलराइज है। और क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज था, पोलराइजर भी वर्टिकली पोलराइज था, तो वेव जो कि वर्टिकली पोलराइज थी वो इसके अंदर से गुजर गई। गुजर के ये एंटर हुई एक फैराडे क्रिस्टल के अंदर। फैराडे क्रिस्टल ने क्या किया कि इसका जो पोलराइजेशन है वो तब्दील कर दी, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, ठीक है। कितना मूव किया? 45 डिग्रीज, ठीक है। अब वो 45 डिग्रीज उसको उन्होंने मूव कर दिया। आगे एक और पोलराइजर हमने लगा दिया, वो भी 45 डिग्रीज के ऊपर। अब जब सिग्नल जो है हमारा ऑप्टिकल वेव है वो भी 45 डिग्रीज के ऊपर टिल्टेड है, आगे पोलराइजर भी 45 डिग्रीज के ऊपर टिल्टेड है, तो वो इजीली इसमें से गुजर जाएगा, पास कर जाएगा। और पास करके सिग्नल आगे दूर दराज जहाँ जहाँ भी आपने भेजना तो वहाँ चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि रास्ते के अंदर बहुत सारे स्प्लाइसेस आते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे कनेक्टर्स आ गए, कहीं पर एरर आ रहा है किसी दबाव की वजह से, उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रही, तो इन सब जगहों पर से थोड़ी सी लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है। और रिफ्लेक्ट बैक होके वो तो वापस जहाँ पर से सिग्नल आ रहा था, सिग्नल कहाँ से आ रहा था, वो फॉरवर्ड पाथ में देखें तो बैक पीछे से आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिग्नल किसी, ये जो फॉरवर्ड में पास यहाँ पे लिखा है, इससे लाइन को आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये बहुत लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ये एंटर हो गया और एंटर होके बड़ी दूर तक ये चला गया, ठीक है। वहाँ से कहीं से इसकी कुछ रिफ्लेक्शंस वापस आई, जो कि राइट साइड के ऊपर जो डायग्राम, जो बैकवर्ड वाली डायग्राम है ना, उसमें दिखा रहे हैं। अब ये फ्रंट से सिग्नल आ रहा है, रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ठीक है, वहाँ से टकरा के आया, आके यही वाला, ये असल में जो सेटअप है, ये सेटअप वही है, सिर्फ
ये जो दो अलग-अलग इसलिए बनाई हैं कि ये सिग्नल वहाँ जाके टकरा के वापस है, सिग्नल को सिर्फ 2 दफ़ा दिखाया गया है, वरना कम इक्विपमेंट वही है कि पोलराइजर्स 2 लगे हुए हैं। जो फ्रंट के ऊपर पोलराइजर है 45 डिग्रीज के ऊपर है, जैसे कि दूसरे डायग्राम में दिखाया था, क्योंकि वो बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आगे से टकरा के आया 45 डिग्रीज से, क्योंकि 45 डिग्रीज पे गया था, 45 डिग्रीज पे टकरा के वापस आया, स्टिल इट इज एट 45 डिग्रीज, इसी पोलराइजर से ये गुजर गया। अब फेरेडे क्रिस्टल के अंदर चला गया। फेरेडे क्रिस्टल का काम क्या था कि वो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको 45 डिग्रीज का टिल्ट देती है हर वेव को, जैसा कि फॉरवर्ड पाथ भी उसने दिया था। यहाँ पर जब ऑलरेडी 45 डिग्रीज के ऊपर सिग्नल आ रहा था, उसको 45 का और टिल्ट दे दिया तो ये 90 डिग्रीज के ऊपर टिल्ट होगा। अब ये 90 डिग्रीज के ऊपर या हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के साथ वेव आ रही है, जबकि आगे जो पोलराइजर लगा हुआ है जिसने अलाउ करना है इस सिग्नल को गुजरने के लिए या रोकना है, उसकी पोलराइजेशन प्योरली वर्टिकल है, ये इसको बिल्कुल नहीं गुजरने देगा। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब यहाँ पर रुक जाएंगे और हमारी जो सोर्स है वो इन रिफ्लेक्शन से सेव हो जाएगी, ठीक है। I hope you understand it. I would like you to read something about the Faraday crystal and how does a Faraday crystal tilt the polarization of a light wave. Please go through it and write a one-page on this phenomena. ठीक है, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक पेज का आप नोट लिखें, उसके अंदर ये बताइए हाउ डज अ फैराडे क्रिस्टल वर्क, हाउ डज अ फैराडे क्रिस्टल वर्क। हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. How does a Faraday crystal work? ठीक है, how does a Faraday crystal tilt the polarization of the incoming signal by 45 degrees or whatever the angle it is designed for? ठीक है, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा और पढ़ के एक नोट लिखना है और एज एन असाइनमेंट आपने इसको भेजना है। आइसोलेटर सर ये असाइनमेंट 6 है। हाँ जी, असाइनमेंट 6 है। इन्हीं असाइनमेंट्स को ही कंबाइन करके आपका S2 बन जाएगा और कुछ पोर्शन आपका असाइनमेंट्स में चला जाएगा, कुछ पोर्शन आपका क्विज़ेस में चला जाएगा, अगर हमें क्विज सेपरेटली लेने का मौका ना मिला तो वी विल सी के इसको किस तरह से करें। इसलिए वी नीड टू हैव मैनी असाइनमेंट्स, एटलीस्ट 10। ठीक है, अच्छा जी, अब बात ज़रा मैथमेटिकली देख लें कि आइसोलेटर किस तरह काम कर रहा है। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इसका जो लॉस होता है, अब चाहे आइसोलेटर है ये बड़ा अच्छी तरह से वो एंटर हुई सिग्नल और उसी डायरेक्शन के अंदर पोलराइज़र हमने लगाया हुआ था, आगे से फैराडे क्रिस्टल आया, उसने फर्दर उसको टिल्ट किया, आगे उसी टिल्ट एंगल के ऊपर हमने एक और पोलराइज़र लगाया हुआ था, वहाँ से सिग्नल आगे चला गया। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता है। इट डज हैव सम लॉस विच रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 2 dBs इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है, क्योंकि हमने खुद उसको डिज़ाइन किया है इस तरीके से कि ये 20 to 40 dBs का इसके अंदर लॉस आता है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सर्कुलेटर। अब आपको समझ आ गई कि ये किस तरह काम करता है एक आइसोलेटर। इन्हीं आइसोलेटर्स की मदद से हम एक सर्कुलेटर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि सर्कुलेटर
होता क्या है और क्यों किस काम आता है। आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल वेवलेंथ्स एक सिग्नल के ऊपर भेजनी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर आप ड्रॉप कर लें और उस स्टेशन से या किसी और स्टेशन से एक और वेवलेंथ आप उसके ऊपर ऐड करते हैं। जब मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वो एक सिंगल वेव है जो विच माइट हैव 10 gigabits per second of data rate, and it comprises of many E1s, T1s, DS1Cs, E3s, DS3s, इन सब की मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में हो, और ये एक सिग्नल जा रहा है, एक लैम्डा जा रहा है, एक वेवलेंथ जा रही है। ये फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 जा रहा है। इसी तरह की एक और लैम्डा 2 है जो कि ज़रा से फासले पर है। अगर एक लैम्डा 1550 नैनोमीटर पर था, दूसरा जो है 1552 के ऊपर होगा, तीसरा 1553 के ऊपर होगा, ठीक है, या 54 के ऊपर होगा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वेवलेंथ्स का, इस फ़र्क के साथ हम बहुत सारी वेव्स को भेज सकते हैं, और हर वेव जो है वो 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड और वट एवर द डाटा रेट दैट वी गेट फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, उसको वो लेकर जा सकते हैं। अब ज़रूरत क्या है हमारी कि हमने किसी एक स्टेशन के ऊपर इस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को हमने भेजना है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को हमने अप करना है। फॉर एग्जांपल एक रूट है, एक ऑप्टिकल फाइबर का रूट है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक। बीच में कौन से शहर आते हैं? गुजरांवाला आ जाएगा, गुजरात, खारियाँ, फिर झेलम, बीच में बहुत सारे शहर आएंगे, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन फॉर एग्जांपल ये 4 शहर आ गए। और इन अब ऐसा नहीं होता है कि लाहौर से गुजरांवाला की जो लिंक है वो एक अलहदा से केबल डाली जाए, गुजरात के लिए अलहदा डाली जाए, खारियाँ के लिए अलहदा डाली जाए, और झेलम के लिए अलहदा डाली जाए, और इस्लामाबाद के लिए अलहदा डाली जाए। ये एक ही फाइबर डाली हुई है, एक ही पेयर है। एक्चुअली तो पेयर ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक केबल डाली जाती है और केबल के अंदर बहुत सारे पेयर्स होते हैं, लेकिन एक ही फाइबर पेयर के ऊपर मल्टीपल लिंक्स मौजूद होते हैं। हर एक के लिए स्टेशन के लिए अपना अपना आप लैम्डा सेट कर सकते हैं कि लैम्डा 1 को आपने गुजरांवाला पर ड्रॉप कर लेना है, लैम्डा 2 को आपने गुजरात पर ड्रॉप कर लेना है, लैम्डा 3 को झेलम पे ड्रॉप कर लेना है, और लैम्डा 5, 6, 7 जो है वो इस्लामाबाद के। अब ये भी हो सकता है कि गुजरांवाला ने अपना वो इस्लाम लाहौर से आने वाला लैम्डा नंबर 1 तो उसने ड्रॉप कर लिया। अब लैम्डा 8 उसने लाहौर की तरफ भेजना, या लैम्डा 9 उसने इस्लामाबाद की तरफ भेजना है, क्योंकि गुजरांवाला वाले लोग भी तो वहाँ बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत होती है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सर्कुलेटर्स बनाते हैं। और सर्कुलेटर किस तरह काम करते हैं? बेसिकली आइसोलेटर्स की कॉम्बिनेशन ऐसी बनाते हैं कि इट बिकम्स अ सर्कुलेटर। एंड नाउ व्हाट इज अ सर्कुलेटर, लेट्स सी। एक सर्कुलेटर ऐसा है, ये सर्कुलेटर के डायरेक्शन है इसके अंदर क्लॉकवाइज। इसके अंदर एक रेड से कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके एंड के ऊपर क्लॉकवाइज ये इसके अंदर मूवमेंट है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि जो पोर्ट 1 लेफ़्ट से आ रही है उससे पोर्ट 2 तक तो जाने का रास्ता मौजूद है, 2 से 1 पर नहीं जा सकती। अब 2 से 3 पर तो जा सकता है, 3 से 2 पर नहीं जा सकता, फिर 3 से 1 पर जा सकता है, लेकिन 1 से 3 पर नहीं जा सकता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक सर्कुलेटर का, यानी कि एक डायरेक्शन में हमने इसको अलाउ किया है, इसकी मूवमेंट को,
यानी कि इसके पैसेज को, और दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमने डिनाई किया या उसको हमने रोक दिया। ठीक है, ये ज़रा देखिए ये कैसे हो रहा है। पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पे जा सकती है जब, यानी कि एक तो यहाँ पर आपका आइसोलेटर लग गया, एक पोर्ट 2 से 3 तक का आइसोलेटर लग गया, एक पोर्ट 3 से 1 तक का आइसोलेटर लग गया। ठीक है ना, तो ये 3 आइसोलेटर्स को आपने कंबाइन करके एक सर्कुलेटर बना। अब जब प्रैक्टिकली एक सिनेरियो के अंदर एक एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, वो तो पिछली डायग्राम थी एक सर्कुलेटर की। अब 2 सर्कुलेटर्स की मदद से और एक फ्यूज ब्रैग्स ग्रेटिंग की मदद से आप मिलाकर एक एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, एडीएम बनाते हैं। एक बड़ा मशहूर नाम है, जब भी आप ऑप्टिकल फाइबर के सिस्टम्स को हैंडल करेंगे, यू विल फाइंड आउट द एडीएम्स। एडीएम्स आर एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स। यहाँ देखिए कि एक सिग्नल है, ये एक बेसिकली C1 और C2 और बीच में FBG एक सेंट्रल किसी पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल किसी सिटी के ऊपर हमने एक एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लगाया। सिग्नल जो पीछे से आ रहा है दैट कंटेन्स मल्टीपल वेवलेंथ्स लाइक λ1, λ2, λ3 सो ऑन अप टू λi। अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर से जो λi जो है वो फॉर एग्जांपल बीच में शहर गुजरात आता है, वहाँ पर उसको ड्रॉप करना है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। ये सर्कुलेटर ठीक है, ये देखिए कि इस डायरेक्शन में ऊपर से तो जा सकती है, यानी कि ऊपर जो है जिस डायरेक्शन में ये आइसोलेटर लगा हुआ है, ये सिग्नल्स सारे के सारे वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे लगी हुई है ब्रैग्स ग्रेटिंग, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो है वो गुजरने नहीं देती और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती, यानी कि इससे λ1, λ2, λ3 सो ऑन सब के सब गुजर गए, λi इसके अंदर से नहीं गुजर पाया। जब नहीं गुजर पाया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इसके पास वापस मेन जो रूट है वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ का इस साइड पे जो आइसोलेटर लगा है इट डज नॉट अलाउ दैट। उसके पास एक ही रास्ता है कि वो नीचे जो ड्रॉप लाइन के ऊपर चला जाए। इस सर्कुलेटर के अंदर C1 की बात करें तो यहाँ पर λ1 ड्रॉप हो गया, यानी कि वो पूरा का पूरा 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड जो है वो गुजरात में ड्रॉप हो गया। अब गुजरात वालों ने अपना सिग्नल आगे भी भेजना था। आगे फॉर एग्जांपल उन्होंने मतलब अपनी जो कम्युनिकेशन जो भेजनी थी इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने वही वाला λi इस्तेमाल किया और उसको भेजा। और जब यहाँ पर से भेजा, इस सर्कुलेटर के पास एक ही रास्ता था कि यहाँ से लेफ़्ट पर उसको जाने दें, राइट पर जाने के लिए रास्ता उसका बंद था। जब उसने लेफ़्ट पर जाने दिया तो अब आगे इसने सिर्फ λi भेजा था। ठीक है, आगे था ब्रैग्स गेटिंग, और ब्रैग्स गेटिंग जो लगी हुई थी ये वो है जो कि λi को अलाउ नहीं करती गुजरने से, जैसे कि उसने पीछे भी नहीं किया था, C1 में भी नहीं किया था, C1 के बाद नहीं किया था। अब C2 से वापस आ रहे हैं, फिर ब्रैग्स गेटिंग ने इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आया, अब इसके पास एक ही रूट है, पिछले रूट से वापस नीचे नहीं जा सकता था, ये ऊपर से होता हुआ राइट को जा सकता था टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और इस तरह से जो पीछे से आने वाला जो सिग्नल था λ1, λ2, λ3 सो ऑन, उसके साथ λi भी शामिल हो गया। लेकिन अब ये वो वाला λi नहीं है जो कि लाहौर ने भेजा था। उसने लाहौर ने गुजरात के लिए भेजा था, गुजरात का ड्रॉप हो गया। गुजरात वालों ने यही λi इस्तेमाल किया, वेवलेंथ ये इस्तेमाल की, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन अपनी डाल which they had to send to Islamabad. In this way, this add drop multiplexer works. ठीक है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं।
एक सर्कुलेटर, 2 सर्कुलेटर्स हैं और एक फ्यूज ब्रैग्स ग्रेटिंग है। सर्कुलेटर क्या होता है वो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया था। सर्कुलेटर होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैसेज ऑफ सिग्नल अलाउ करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं करता। इसको बनाने के लिए हमें 3 अदद आइसोलेटर्स की ज़रूरत होती है। इसको इस्तेमाल करते हुए ये हमने ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर बना लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बताएं जी अटेन्यूएटर क्या होता है? It is a device used to reduce the power level to a certain level of an optical signal. एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर लेवल को रिड्यूस कर देता है टू अ सर्टेन लेवल, अटेन्यूएटर। सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्यों ये कर देता है। उसका मैंने जवाब दिया कि बाज़ औक़ात रिसीवर जो होता है वो एक जैसा कि एक अमाउंट, एक पावर लेवल से कम की इसका सिग्नल उसके पास आया तो उसके लिए उसके पास सेंसिटिविटी नहीं होती, वो सेंसिटिव नहीं होता उसके लिए। प्लीज़ गिव मी ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ये तो ये क्यों चाहिए? इसलिए कि रिसीवर की जैसे कि लोअर लेवल के ऊपर एक सेंसिटिविटी होती है, उसकी एक हायर लेवल के ऊपर भी सेंसिटिविटी होती है, हायर लेवल के ऊपर भी एक लिमिट होती है। ठीक है, कि उससे ज़्यादा अगर पावर उस तक आ जाएगी देन इट वोंट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, उससे बचाने के लिए कई जगहों पर हमें अटेन्यूएटर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो सिग्नल आ रहा है उसकी पावर को रिड्यूस करना। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है कि आई हैड एन असाइनमेंट टू कनेक्ट टू कोर राउटर्स, a core and a disaster recovery router between Edgerton Road and CTH building, Lahore में. So what happened was that although the fiber was perfect, we could not attain the communication. And at the end, we came to know that the power source that we are using is a Z grade, which is the highest power of an optical fiber used in the systems, and it is suited for 40 to 50 kilometers of communication length. ठीक है, जबकि ये इन दोनों साइट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था that was only 2.5 kilometers on the cable, on the optical fiber cable. So the power that was being received at the receiver on the other end was too high, and it did not allow to have communication between both the ends. उसके लिए फिर हमने क्या किया कि ऑर्डर तो कर दिया है कि हमने लोअर पावर के हमें सोर्सेज चाहिए,
लेकिन उसके आने से पहले पहले इसी सोर्स के आगे हमने एक अटेन्यूएटर लगा दिया और इस अटेन्यूएटर के लगाने से इसकी पावर इतनी रिड्यूस हो गई कि दूसरे एंड के ऊपर सिग्नल जो है वो प्रॉपर रेंज के अंदर आ गया और वो प्रॉपरली डिसाइफर होना शुरू हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, लेजर डायोड्स आर सूटेड फॉर लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन ऑन सिंगल मोड फाइबर्स, बट इफ द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज टू शॉर्ट देन टू मच लाइट में ओवरलोड an optical fiber receiver which may cause serious high bit errors। ठीक है, जिसकी के मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। ठीक है, now let's move on to the types of attenuators। एक तो टाइप इसकी फिक्स्ड ऑप्टिकल अटेन्यूएटर और एक है वेरिएबल ऑप्टिकल अटेन्यूएटर। अच्छा, अब फिक्स्ड ऑप्टिकल अटेन्यूएटर किस तरह बनाते हैं? हम एक डोप्ड फाइबर बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि बहुत हाईली डोप्ड फाइबर, यानी कि एन मटेरियल जो है उसके ऊपर उसकी डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको मिसअलाइन कर देते हैं, यानी कि बीच में एक जो एक फाइबर है जिसको बीच में से हमने काटा हुआ है उसको बिल्कुल आमने सामने रखा हुआ। अगर आमने सामने से थोड़ा सा मिसअलाइन कर दें, ज़रा सा मिसअलाइन कर दें, तो इसमें से सिग्नल गुजरेगा तो सही, लेकिन कम पावर गुजरेगी, बाकी ज़ाया हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ क्रिएटिंग एन ऑप्टिकल अटेन्यूएटर। दूसरा तरीका क्या बताया था कि बीच में हमने एक फाइबर डाली, इस अटेन्यूएटर के अंदर वो फाइबर है। ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर तो कनेक्टर्स हैं, तो उसको लग गए। अब इस फाइबर के अंदर हमने क्या किया, इस ये बहुत ज़्यादा डोपिंग वाली, इसमें काफ़ी ज़्यादा डोपिंग थी, हाईली डोप्ड फाइबर हमने इस्तेमाल किया, which caused a lot of attenuation। ठीक है, ये दोनों तरीके जो हैं रिलायबल भी हैं और इनएक्सपेंसिव भी। अच्छा, इसमें फिर और भी कुछ टेक्निक्स हैं। एक इनलाइन स्टाइल है, जैसा कि ये इनलाइन स्टाइल है। फिर एक बिल्ड आउट स्टाइल भी है जिसके ज़रिए हम अटेन्यूएटर बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल ऑप्टिकल अटेन्यूएटर, जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। उसको जितना आप मूव करेंगे उतना ज़्यादा इसकी इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी इसकी अटेन्यूएशन। अच्छा, अब इसको आप, और ये इस तरह का भी हो सकता है कि आप इसकी जो अटेन्यूएशन है उसको आप ऑटोमेटिकली भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करें, या फिर आप उसके स्क्रू के ज़रिए उसको आप चेंज करें। ये डिफरेंट टाइप्स हैं वेरिएबल अटेन्यूएटर्स के। सम आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड ऑल्सो। इसमें एक तरीकाकार जो जब वेरिएबल आप बनाते हैं तो उसमें एक तरीकाकार जो मशहूर है वो ये है कि आप इसके दोनों फाइबर, एक फाइबर ली, बीच में आपने काट दिया और बीच में उनका जो एयर गैप है उसको बढ़ाते चलेंगे। जितना ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर अटेन्यूएशन आती चली जाएगी। सो वेरिंग द एयर गैप बिटवीन द टू एंड्स रिजल्ट्स इन ऑल्टरिंग द अटेन्यूएशन इन द लेंथ। प्रैक्टिकली देखें, इस शेप का होता है। ये 1 dB का एक अटेन्यूएटर दिखा रहे हैं, 2 dB का। सिंपली वो दोनों तरफ कनेक्टर्स बने, फाइबर आके उसके ऊपर जाके लग जाती है, स्नैप ऑन हो जाती है और आप बीच में अटेन्यूएशन इसमें डाल दें। अच्छा, ये एक और तरीकाकार है। आप बीच में दो जगहों पे से सिग्नल्स आ रहे हैं और उनके दरमियान में और आपस में कॉलिमेटिंग लेंस लगाए। ठीक है, एक तरफ कॉलिमेटिंग लेंस है, दूसरी तरफ फोकसिंग लेंस है,
उसमें से वो गुजर के वो चली जाती है लाइट, ठीक है। अब ये क्योंकि ये ब्रॉड हो गई है, कॉलिमेट हो गई है, हो गया है सिग्नल, ये इसकी बीम, उसके अंदर आप एक ब्लॉकिंग डिवाइस को स्क्रू इन कर सकते, ऊपर से स्क्रू को घुमाते जाएं, ये थोड़ी 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 करके नीचे आती जा रही है। जितनी नीचे आती चली जाएगी ओवरऑल जो सिग्नल है वो उतना अटेनुएट होता चला जाएगा। इसको वापस ऊपर ले जाएं, इसको घुमा के ट्वीक करके ऊपर ले जाएं, तो ये जगह खाली, रास्ता खाली हो जाएगा और इसमें सारी की सारी सिग्नल्स गुजरना शुरू कर और उसमें अटेनुएशन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एक और तरीक़ाकार ये है कि आप एक ट्रांसपेरेंट विंडो को, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल, और एक ग्लास विंडो आप बीच में लगा देते हैं और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आती है। आप उसकी डायरेक्शन को जैसे जैसे चेंज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ इससे फोकसिंग लेंस से ये सिग्नल आउट होता चला जाएगा। जब उससे सिग्नल आउट होगा तो आउटपुट के ऊपर सिग्नल जो मिलेगा वो कम मिलेगा। दिस इज वन अदर टेक्निक ऑफ अचीविंग। अच्छा, ये एक इसी तरह से अटेन्यूएटर हमने शो कर दिया। ये ST टाइप, जैसा कि आप उसको घुमा के उसको फिक्स इन कर लेते हैं, 0 से 15 dB तक के अटेन्यूएटर होते हैं। वेरिएबल अटेन्यूएटर है, इसको ऊपर से घुमा के आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एयर गैप टाइप वेरिएबल अटेन्यूएटर है। इस तरह से बीच में लगा के ये इसके ऊपर, टॉप के ऊपर स्क्रू है, स्क्रू को आप मूव करके घुमा के आप इसकी बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अटेन्यूएशन बढ़ा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। एडजस्टमेंट स्क्रू, इसमें एक और मॉडल में वेरिएबल ऑप्टिकल अटेन्यूएटर दिखाया गया जिसमें कनेक्टर्स नहीं। इसको आप फर्दर और देखना चाहें तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, you can visit these websites to learn a little bit more about the optical attenuators. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी इसके अंदर नहीं हमने पढ़ा, आप ज़्यादातर तो बल्कि सब लोग ही आप टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू draw a circuit diagram of a modulator in which an optical signal, an electronic circuit diagram in which the input is an electrical signal and the output is optical, ठीक है। उसको चलाने के लिए, एक ऑप्टिकल सोर्स को चलाने के लिए, एक लेज़र डायोड या LED को चलाने के लिए जो उसका ड्राइव सर्किट है वो बनाइए, और ये इसी असाइनमेंट नंबर 6 का हिस्सा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ ड्राइव सर्किट ऑफ an LED and a laser diode। ड्राइव सर्किट में इनपुट आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर आपके पास इनपुट आए और आप उसको ऑप्टिकल फॉर्मेट में बना लें, इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करें और उसको फिर ट्रांसमिट करें। ऑप्टिकल के लिए आपके पास ऑप्टिकल सोर्स लेज़र डायोड भी है और LED भी है। यू गॉट 2 optical sources, laser diode and an LED. What you are required to do is to draw a circuit diagram of a drive circuit of these sources. आपको इनका एक ड्राइव सर्किट बनाना है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है।
डिड यू राइट दिस डाउन? आपने नोट कर लिया है? अपने माइक्स जरा ऑन करके बताइए मुझे। अपने माइक्स ऑन। यस सर, कर लिया। अच्छा, तो ये इसके साथ ही है। मैं ये भी इस असाइनमेंट को इसके अंदर डाल के तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सी यू ऑनलाइन पे भी और टीम्स पे भी। टीम्स पर अपलोड करने का फ़ायदा ये है कि मेरे लिए चेकिंग आसान हो जाती है, और सी यू ऑनलाइन पे रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, सो यू नीड टू अपलोड ऑन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, सर असाइनमेंट 5 की डेट जो टीम्स पे वो 8 है, और जो सीओ ऑनलाइन पे वो 16 है। तो ये बता दें जरा, इसका क्या करना है? क्या कह रहे हैं आपने सी यू ऑनलाइन की डेट को फॉलो कर? नहीं, लेकिन वो टीम्स पे 8 है ना, तो 8 के बाद वो सबमिट नहीं होगी। 8 के बाद तो 8 तारीख में भी काफ़ी टाइम है। आपने तो 16 तारीख दी हुई है ना वैसे। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? असाइनमेंट 5 की। कौन सी वाली थी वो? सर वो ऑप्टिकल वायर का हमने वो बताने थे स्पेसिफिकेशंस के डिफरेंट केबल के। डिस्टेंसेस के लिए। हाँ जी, ठीक केबल है, के। ठीक है, ठीक है। तो वो 8 तारीख काफ़ी नहीं है? आज 2 तारीख है, इतने दिन नहीं है। ठीक है सर, सही। ठीक है, तो वो भी करें, क्योंकि अब हमें ना ये लगातार ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि S2 नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट्स, क्विज और S2 इस सब को हमने असाइनमेंट से कवर करना है। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट है, और इसको जितना बेहतर से बेहतर हम बना सकें उसको हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको कीजिए और ट्राई टू डू योर ओन वर्क। आप गूगल तो बेटा हर कोई कर सकता है ना, या गूगल भी करना नहीं आता फिर नकल मारी जाए। गूगल नहीं आता तो फिर नकल मार लो और नीचे लिख दो, नकल मार ले, नीचे लिख दो आई डोंट नो हाउ टू गूगल। तो वो मैं मान लूँगा, मैं आपको नंबर दे दूँगा। लेकिन अगर आपको गूगल करना आता है, ठीक है, और आप ये चीज़ें कुछ निकाल सकते हैं, बुक आपको पढ़नी आती है, फाइनल ईयर है, तो इसमें कॉपी मत कीजिएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि और कोई तो चेक है नहीं। तो अपना काम खुद करें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो 2-4 बच्चे जिन्होंने मार्क्स पहले ज़्यादा लिए हैं, अब आप उनकी नकल करेंगे ही तो आपके सैल्वेज है। आप खुद अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, फटाफट से, छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और सिंपल कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, हाथ से लिखें और हाथ से डायग्राम बनाएं, लेकिन नीटली डन होना चाहिए। ठीक है, नीटनेस अच्छी चीज़ है, वेलवेटर है उसके लिए भी ज़रा आसानी हो जाती है, वरना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, शायद आप ये। ठीक है, तो आप ये असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिए और भेजें इसको जल्दी से। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। आज का हम टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और अब कल हम Q&A सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मैं इसको अपलोड भी कर रहा हूँ फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। आप मेरे नाम से भी अगर आप तलाश करेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको सारे मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उनको सिफ्ट थ्रू कर सकते हैं। यही जो हमारा अभी का लेक्चर हो रहा है, ये वहाँ पर अपलोडेड आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।